अगर देखा जाए तो सीआरपीसी 125 में हमें भरण पोषण के बारे में देखने को मिलता है। हिंदू भी कहने के भरण पोषण देते हैं और भी जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो भी कहने के भरण पोषण देती हैं। पर क्या मुस्लिम भी भरण पोषण देते हैं या नहीं? विधि में भी इन व्यक्ति का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। हेलो एवरीवन, तो भाई आज बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉ में भरण पोषण की। तो मुस्लिम का जो लॉ होता है उसमें पत्नी का भरण पोषण या किसी भी बुजुर्ग या बच्चे का भरण पोषण कैसे होता है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सीआरपीसी 125 में हमें भरण पोषण को देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू भी कहने के भरण पोषण देते हैं और भी जो जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो भी कहने के भरण पोषण देती हैं। पर क्या मुस्लिम भी भरण पोषण देते हैं या नहीं देते, वही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। अरबी शब्द नफक से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो कुछ व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करे उसे हम क्या कहते हैं, भरण पोषण कहते हैं। अगर भरण पोषण में बात करूँ क्या क्या चीज़ें आ जाती है, तो भरण पोषण में सबसे पहले आ जाती है भाई खाना। कि सबसे बेसिक नीड जो है व्यक्ति की खाना होती है। दूसरी बेसिक नीड होती है उसके कपड़े, कहीं ना कहीं उसको जो पहनता है वो कपड़े उसकी बेसिक नीड होती है। तीसरी उसकी बेसिक नीड जो होती है वो कहीं ना कहीं घर होता है जिसमें वो रहता है और अपना परिवार स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बेसिक नीड होती है और इसको कहीं ना कहीं हम भरण पोषण की श्रेणी में लेते हैं। तो अगर मैं मुस्लिम विधि की बात करूँ तो कोई विधि में भी इन व्यक्ति का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है। तो कुछ व्यक्ति हैं जिनका भरण पोषण मुस्लिम विधि में बताया गया, जैसे अपने वंशजों का, जो वंशज होते हैं उनका कहीं ना कहीं भरण पोषण करने की जिम्मेदारी भाई एक व्यक्ति पर रहती है। दूसरा है कहीं ना कहीं पूर्वजों का, यानी जो पूर्वज हैं उनका भी भरण पोषण करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पर रहती है। तीसरा है अपने खानदानियों का। खानदानी हम कौन आते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हैं या आपके यार हैं, जो भी आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं खानदानी हम कहते हैं। और चौथा जो है इसमें सबसे जरूरी है पत्नी का भरण पोषण, यानी चौथे नंबर पर पत्नी का भरण पोषण बताया गया है। खानदान पहले है, पत्नी का भरण पोषण बाद में है। ये भी एक अजीब बात है। तो इसमें चौथे में बताया गया पत्नी का भरण पोषण। अगर हम बात करें वंशज में कौन कौन आ जाता है और वंशज के प्रति कौन भरण पोषण देगा, तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि भरण पोषण लेने की जो आयु है वो क्या है। भरण पोषण लेने की जो आयु है वो कम से कम एक लड़के की 15 साल है और लड़की की कहीं ना कहीं अविवाहित लड़की है तो उसकी भी भरण पोषण लेने की पूरी जिम्मेदारी है। अगर जो लड़की का विवाह टूट चुका है तो उसका भी भरण पोषण देने का अधिकार भी कहीं ना कहीं इनके पिता या इनके वंशजों का बनता है। तो अब वंशज में कौन कौन आते हैं तो वो बात करते हैं। सबसे पहले आता है पिता का दायित्व। अगर जो पिता का दायित्व बनता है अपने वंशजों का प्रति या भरण पोषण देने का, सबसे पहला पिता बनता है। दूसरा बनता है इसमें कहीं ना कहीं माता। अगर जो माता भरण पोषण नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं वो पिता के द्वारा जो मिलता है उसके द्वारा भी भरण पोषण कर सकती है। तीसरा इसमें दादी या दादा का दायित्व बनता है भाई भरण पोषण करने का। तो ये तीन आते हैं जिनका वंशज में के प्रति भरण पोषण देने का अधिकार बनता है। दूसरा इसमें बताया गया था कि भाई पूर्वजों के प्रति जो भरण पोषण होता है, पूर्वजों के प्रति कैसे भरण पोषण होता है। पहले इसमें बच्चों के दायित्व होता है, यानी अगर जैसे हमारे दादा है परदादा है तो उनका जो भरण पोषण करेगा वो कौन करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। अगर जो बच्चे नहीं करते या बच्चे नहीं हैं तो उनके जो पोत्र हैं यानी उनके जो पोते हैं वो कहीं ना कहीं भरण पोषण करेंगे। तीसरे इसमें बताया गया कि अपने खानदानियों का भरण पोषण। अब खानदानियों में कौन आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि खानदानियों में रिश्तेदार आते हैं जो कि भाई यार रिश्तेदार होते हैं। तो इसमें है भाई अगर जो सामने वाला व्यक्ति खुद संपन्न हो जब भी वो भरण पोषण दे सकता है। और दूसरा इसमें जो बताया गया है वो है कहीं ना कहीं उनके पास संपदा ना हो जब भरण पोषण करने का योग्य है वो व्यक्ति, या तो वो खुद अमीर हो तो वो भरण पोषण जब कर सकता है। अगर वो खुद ही गरीब है तो सामने वाले कैसे भरण पोषण कर देगा, तो इसमें ये बताया गया। और दूसरा इसमें बताया गया कि अगर जो सामने वाला संपन्न नहीं है अपना भरण पोषण करने के लिए, जब उस व्यक्ति पर कहने की जिम्मेदारी होती है भाई कि वो भरण पोषण करेगा। अब इसमें जो चौथा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पत्नी का भरण पोषण कैसे हुआ। पत्नी का भरण पोषण बताया गया 2 स्टेप में। सबसे पहला जो स्टेप है सबसे पहले बताया गया विवाह कामयाब रहने के दौरान, यानी विवाह जब कामयाब रहता है या विवाह चल रहा है उसके दौरान भी कहीं ना कहीं एक पत्नी भरण पोषण ले सकती है। दूसरा कहना है तलाकशुदा पत्नी भी भरण पोषण ले सकती है, इसमें ये बताया गया है। इसका मतलब क्या है, अगर जो विवाह कामयाब रहने के दौरान का मतलब बताऊं तो इसमें आती है सबसे पहले जो पत्नी होती है जो यौवन अवस्था को प्राप्त कर सकी, यानी उसने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, यानी पूर्ण जो पत्नी के दायित्व होते हैं उसने वो पूरे वहन कर लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं वो भरण पोषण लेने के योग्य हो जाती है। तो इसमें पहले ये बताया गया है। दूसरा कहता है पत्नी के दायित्व का पालन करना। अगर वो अपने पत्नी के दायित्व पूरे पालन कर रही है और जैसे जैसे उसके दायित्व उन्हें पालन कर रही है तो कहीं ना कहीं वो भाई भरण पोषण लेने के योग्य हो जाती है। तीसरा इसमें पति की आज्ञा का पालन कर रही है। अगर जो सामने वाली पत्नी है अगर वो पति की आज्ञा का पालन कर रही है और पति की हर बात मान रही है तो भाई वो कहीं ना कहीं अधिकारी हो जाती है भरण पोषण की। तो ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट बताया गया वो ये बताया गया कि पत्नी भरण पोषण की हकदार कब नहीं होती। बहुत सारी चीजें तो मैं आपको बता देता हूँ एक करके। जब पहला इसमें जब बिन कारण दाम्पत्य जीवन को त्याग दे, यानी पत्नी जब बिन कारण दाम्पत्य जीवन को त्याग देती है तो उसका भरण पोषण का अधिकार कहीं ना कहीं छिन जाता है। पति की आज्ञा का पालन न करना, यानी पति के जो उसकी जिम्मेदारी है पति के प्रति उसको पालन न करना। तीसरा इसमें बिन कोई कारण के पति के साथ रहने से इनकार करना, कारण उसका भरण पोषण का अधिकार कहीं छीन सकता है। चौथा इसमें पत्नी का अलग होना। अगर जो पत्नी अलग हो जाती है तो कहीं ना कहीं फिर भी वो भरण पोषण से बच सकता है। पांचवा है इसमें कहीं ना किसी और के साथ भाग जाना, यानी पत्नी किसी और के साथ भागी तो भाई भरण पोषण का सारा काम ही खराब होगा। छठा इसमें कभी नाबालिग है और जिस कारण विवाह के जो अवस्था है पूर्ण अवस्था उसको नहीं पहुंच पाई तो उस कारण भी कहीं ना कहीं भरण पोषण से पति बच सकता है। सातवां इसमें अपनी इच्छा से पति को छोड़ देती है, यानी वो अगर जो अपनी इच्छा से पति को छोड़ देती है जब भी पति बच जाता है भरण पोषण से। और जो 8वां इसमें वो कहीं ना कहीं है कि दोनों अलग अलग रहने का समझौता कर लेते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पत्नी बच जाती है भरण पोषण से। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण कैसे होगा। तो मुस्लिम विधि में ऐसी स्त्री जिनका तलाक हो गया है
अपने पहले पति से इच्छित तक भरण पोषण पाने की हकदार होती हैं। यानी मुस्लिम विधि में ये है कि भाई इच्छत का जो समय है कहीं ना कहीं 29.5 दिन, जब तक वो भरण पोषण पा सकते हैं उसके बाद उनका कोई अधिकार नहीं कि वो भरण पोषण दे। लेकिन इच्छत के बाद क्या, इच्छत के बाद क्या है भाई, ले सकते हैं नहीं ले सकते, न्यू विधि के हिसाब से बात करते हैं। इसमें एक केस है जो भाई बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और आज भी कई हिंदू इसके बारे में बात करते हैं, कई मुस्लिम बात करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत किया जाता है। तो ये संशोधन क्या है, आओ उस बारे में बात करते हैं। तो एक केस था मोहम्मद अहमद खान बनाम साहिरा बानो 1985। ये केस क्या था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में एक तलाकशुदा पत्नी द्वारा भरण पोषण के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट बताया गया। पर जब इस केस में क्या हुआ कि जब पत्नी का इच्छत का टाइम निकल गया, उसके बाद पति ने कहीं ना कहीं उसको भरण पोषण देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं कोर्ट में गई और उसने अपनी अपील जो है कोर्ट में जाके कर दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई जो पत्नी का जो शब्द है उसमें तलाकशुदा पत्नी बताई गई है, तो जितने अधिकार पत्नी के बनते हैं उतने कहीं ना कहीं तलाकशुदा पत्नी के बनते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है मुस्लिम विधि में उसमें तलाकशुदा पत्नी में आती है, जिसके बाद इच्छत के बाद भी कहीं ना कहीं पत्नी को भरण पोषण दिलाया गया। इसके बाद जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत विरोध किया और जिसके बाद भारत संसद में इस संबंध में मुस्लिम महिला के जो अधिकार थे, मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों का जो पर्यवेक्षण अधिनियम 1986 था उसको पारित किया और उसमें 2 चीज़ें जोड़ी गई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला था सेक्शन 3, जिसमें बताया कि भरण पोषण देने के लिए बाध्य है, यानी जो इच्छत तक का समय होता है उसमें कहीं ना कहीं पति भरण पोषण देने योग्य होगा। पर इसमें जो अगली लाइन जोड़ी गई वही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बनी और जो है सेक्शन 4, जिसमें बताया गया कि इच्छत के बाद कहीं ना कहीं पति जो है जिम्मेदार नहीं है, उसमें कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार है भरण पोषण देने के और ये लोग हैं जो भरण पोषण देंगे, जिसको इसके बाद कहीं ना कहीं डेली लतीफ़ बनाम भारत संघ 1901 में फिर चुनौती दी गई और जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया लेकिन मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को वैध है और इसमें भाई वो गलत तरीके से चुनौती दी गई है। इसमें आर्टिकल 14, 15 और 21 का कोई उल्लंघन नहीं होता, तो इसमें ये डिसीजन दिया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं भाई आज तक भी यही विधि चलती आएगी। तो आपको ये चीज़ सही लगी या गलत लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।